नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। दोस्तों, हमारे स्टूडियो में आज एक बहुत ही खास मेहमान हैं, प्रोफेसर CRK मूर्ति, जो कि इग्नू में प्रोफेसर हैं डिस्टेंस एजुकेशन में, और ट्रेनिंग का इनका स्पेशलाइजेशन है और बहुत अरसे से ये ट्रेनिंग देते हैं डिस्टेंस एजुकेशन में। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। प्रोफेसर मूर्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू जी। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है, अभी आपने यहाँ के प्रोफेसर्स को ट्रेनिंग देके अभी आप आ रहे हैं, किस तरह का ये मोड है डिस्टेंस एजुकेशन का, किस तरह से इसको जानने की जरूरत है? आजकल डिस्टेंस एजुकेशन को पूरा दुनिया में इतना स्केल में, इतना पैमाने में उसमें स्प्रेड हुआ है हर एक देश में। तो ये नहीं है कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में है, कोई डेवलपिंग कंट्रीज में, हर एक देश में उसका जो सिग्निफिकेंस है, इसका जो ज़रूरत है डिस्टेंस एजुकेशन की, उसके वजह से सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। सभी लोग फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी है यूके, यूनाइटेड किंगडम में 1969 में हुआ था। यूके तो इतना अच्छा डेवलप्ड कंट्री, उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो लोग सोचा कि जितना भी डेवलप्ड कंट्री हो, लेकिन ये जो एजुकेशन है लगातार होना चाहिए। एक बार एजुकेशन हो गया उसका मतलब ये नहीं है वो पूरा एजुकेटेड है। वो जो नॉलेज, स्किल्स जो है, कौशल जो वगैरह, वो बदलता रहता है। तो वो बदला हुआ को अगर सीखना है तो आपको निरंतर एजुकेशन पे चलना है। उस मकसद से वो लोग 1969 में यूके ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित किया हुए थे। वो सक्सेस भी हुआ है उनका। कुछ लोग वो क्रिटिसाइज भी किए थे, भाई आप लोग क्यों स्टार्ट कर रहे हो, हमारा इतना बड़ा देश है, डेवलप्ड कंट्री है, पैसे वाले हैं, सब कुछ। लेकिन यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन एक दोहरा डबल स्टैंडर्ड उसके लिए प्रति अपनाया गया है, कि दोहरा है, कि थोड़ा सा हे देखा गया है कि ये ओपन है। हाँ, वो एक्चुअली उसको कहते ये क्वालिटी ठीक नहीं है, वैसा देखते, लेकिन वो सही नहीं है। ठीक है, एक जमाने में हो सकता था। तो हिंदुस्तान के डिस्टेंस एजुकेशन देखा जाए, फर्स्ट करस्पॉन्डेंस इंस्टीट्यूशन जो आई थी 1962 में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आई थी। तो वो क्योंकि वो जो कॉलेजेस वगैरह में सीट्स सभी को मिल नहीं पा रहे, भाई उसको लोग बच्चे हायर एजुकेशन में उच्च शिक्षा में जा नहीं पा रहे। उसको क्या करना चाहिए, एक तो अरे उसको उनके खरमके पे छोड़ दो, उसको लिखा नहीं है उच्च शिक्षा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो उस उद्देश्य वो 1962 में बनी थी। उसके बाद बहुत सारा यूनिवर्सिटीज ने करस्पॉन्डेंस इंस्टीट्यूशन शुरू किया था। एक 15 साल 10 साल पहले ऑलमोस्ट 240 यूनिवर्सिटीज के अंतर ये करस्पॉन्डेंस इंस्टीट्यूशन या डायरेक्टरेट्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन कहलाता गया। तो वो था। तो तब ये होता था कि जो रेगुलर मोड की परंपरागत जो विश्वविद्यालय हैं वो ही शुरू करते वही शुरू किया है। तो पहली बार ओपन यूनिवर्सिटी साथ में जब यूके यूनिवर्सिटी को मॉडल सक्सेस हो गया, तो हिंदुस्तान देख लिया, अरे यार यूके डेवलप्ड कंट्री है, वो सक्सेस हो गया, तो हम तो डेवलपिंग कंट्री है, तो हमें होना चाहिए। वो उसमें वो देश लेवल पे कुछ चिंतन शुरू हो गया, मंथन शुरू हो गया। लेकिन हम चिंतन मंथन में टाइम बिताते हैं, आगे नहीं बढ़ते। भाई चिंतन मंथन एक हद तक है, उसके बाद डिसीजन ले लो। वो नेशनल लेवल पे, जो इंडिया का, हिंदुस्तान का नेशनल लेवल पे चलता रहा डिस्कशन। उसमें एक स्टेट, राज्य के जो है आंध्र प्रदेश उस टाइम में, वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है, वहाँ से प्रोफेसर राम रेड्डी, वो बहुत ही विद्वान है, वाइस चांसलर ओपन यूनिवर्सिटी, अभी तो चल बसे है। तो उसने सोचा, अरे यार वो मॉडल पे जाए। ही वेंट एंड कन्विंस्ड द चीफ मिनिस्टर, NT रामाराव थे उस टाइम पे। अच्छा। हाँ, वो उसमें कन्विंस किया, सर ये है। वो चीफ मिनिस्टर तुरंत एक्सेप्ट किया। वो ये देश के नेशनल लेवल पे चिंतन चलती रहा। वो 1982 में AP ओपन यूनिवर्सिटी स्टार्ट भी हो गया। क्या बात है, आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी होता है ऐसा। क्योंकि वो जो चीफ मिनिस्टर जो भी राज्य का है, अगर वो सोचेगा इसके वजह से हमारा राज्य में लोग को उच्च शिक्षा बढ़ेगी, वो लोग आगे बढ़ेंगे, सभी लोग यूनिवर्सिटी जा नहीं पाते, सभी लोग कॉलेज जा नहीं पाते, वो दूरदृष्टि से वो जो नेता होता है तब तुरंत उसको बढ़ावा देता है। क्या बात है सर, अभी क्या स्थिति है उस विश्वविद्यालय की, कितना सक्सेस है? अभी तो सक्सेस है। उसके बाद बहुत सारा राज्य आगे आ गया। 82 में हो गया, फिर उसके बाद 86 में इग्नू स्थापित हो गया। इग्नू तो नेशनल लेवल पे हो गया। तो वो तो सिर्फ उस राज्य का, आंध्र प्रदेश का ही सीमित था, ये तो पूरा। उसके बाद फिर लगातार हर एक स्टेट आ गया। उसके बाद मध्य प्रदेश आ गया, भोज ओपन यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र आ गया YCMOU,
महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी आ गया। अभी ऑलमोस्ट 15 स्टेट्स में, 15 राज्यों में ये 50 ओपन यूनिवर्सिटीज है। तो ये सारा चल रहा है। तो उसमें जो शुरू लोग कहते हैं भाई ये दूर शिक्षा ठीक नहीं है यार, क्वालिटी ठीक नहीं, स्टैंडर्ड ठीक नहीं, लोग बोलते हैं। ठीक है, कुछ हद तक मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा वरदान है। अबे जो बच्चे कॉलेज जा नहीं पाए, बस वो +2 खत्म करके छोटे मोटे नौकरी, छोटे मोटे बिजनेस करने लगे, और ज्यादातर संख्या ऐसे लोगों की और जो वुमेन कोलीग्स है, जो महिला है, अगर उस गांव में कॉलेज नहीं है, दूसरा गांव तो पैदल पे नहीं भेजते, उसका वो इच्छा भी है, लड़की स्मार्ट है, लड़की तेज है, पर लेकिन पढ़ने की इच्छा है तो जा नहीं पाते। तो ये वाला, तो ऐसा जो दूर शिक्षा है, ऐसा लेडीज को, ऐसा जेंट्स को जो आगे नहीं बढ़ पाया, ये वरदान है, आपने जो सही कहा है। जी। उसके अलावा वर्किंग जो लोग हैं, कुछ अपने इनहांस करने के लिए एनहांस करना है। आजकल जमाना है, आईटी इंडस्ट्री है, वो क्या करते हैं, हमने बीटेक आईटी करके जॉब में ज्वाइन कर लिया, और ठीक है आपको 5 साल देख लिया, आपका जो भी नॉलेज है, स्किल है, वो तो ले लिया, उसे भाई 5 साल के बाद ये तो कुछ काम के नहीं है। वो कहते हैं आजकल इंडस्ट्री काम के नहीं है, तो अब बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, चले जाओ। अरे वो कहाँ चले जाएगा? इतने एडवांसमेंट आ रहे हैं, जब तक आप अपडेट नहीं हर एक एरिया में एडवांसमेंट। वो एडवांसमेंट कैसा सीखोगे? अब भाई तुम जॉब तो छोड़ नहीं सकते हो, फैमिली को छोड़ नहीं सकते हो, बाजार, तो फिर वो साथ में करना है, ये जॉब के साथ में। सर, चुनौतियां क्या लगती हैं आज के टाइम पे डिस्टेंस एजुकेशन के सामने? क्या चुनौतियां हैं? बहुत सारा है। अपनी इमेज को और बेहतर कर सके। वो मैं जो इमेज के बारे में जो बात कर रहे हैं, उसको मेरा आई थिंक 37 ईयर्स है, आई एम इन डिस्टेंस एजुकेशन। अभी 2-3 साल में रिटायर हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो हमारा ये एक्सपीरियंस कहता है, हमने हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत सारा डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट विजिट किया है, ट्रेन किया है, इंटरेक्ट किया है। हिंदुस्तान में कोने कोने पे जाके जो डायरेक्टरेट से हम भी विजिट किया। तो मेरा सवाल जो स्टैंडर्ड के बारे में जो पूछता है, सभी का स्टैंडर्ड एक जैसा नहीं होता है। हिंदुस्तान में IIMs है, IITs है, बड़े बड़े उच्च शिक्षा हाई स्टैंडर्ड्स के है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के है। हमारा 1000 यूनिवर्सिटीज है, उसमें कुछ अच्छे हैं, कुछ एवरेज है, कुछ बिलो एवरेज है, कुछ बेकार भी है। कॉलेजेस है 40,000 कॉलेजेस हिंदुस्तान में, वैसा भी इसी कैटेगरीज में आता है। तो जब वो कॉलेजेस इतने अंतर्गत ये वाला है, यूनिवर्सिटीज है, वही दूर शिक्षा ये जो नीचे वाला जो कॉलेज से भी अच्छा है, वो जो बीच वाला यूनिवर्सिटी से भी हम इतना बेकार नहीं है। जब उस कॉलेजेस बच्चों को तुम तो स्टैंडर्ड नहीं बात कर रहे हो, बात किया किसी ने, करो उसके बात करो, अब मेरा भी बात करो। ये होता है, ये डबल स्टैंडर्ड से, ये क्या कहते हैं, उछालना। क्या उछाल रहे हो? बस ये बिल्कुल। अभी तो जैसे उत्तराखंड में सारे जो परंपरागत विश्वविद्यालय थे, उन्होंने प्राइवेट फॉर्म भरने बंद कर दिए हैं। तो सारा स्टूडेंट जो है, जितना रस है, वो सब यही है। क्योंकि प्राइवेट फॉर्म का हालत तो आप जानते थे जी भाई, उसमें कोई टीचिंग नहीं है, कोई ट्यूशन नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, किताबें हैं, पैसा लिया है, आप एग्जाम लिख दो भाई, वो क्या पढ़ेगा, किससे बात करेगा? तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने प्राइवेट खत्म किया। अच्छा तो ये क्या पूरे देश भर में हो गया है? ऑलमोस्ट ओके, तो अभी बहुत अच्छा फैसला है मुझे वो अच्छा, वो एक्सटर्नल स्टडीज कहते थे, प्राइवेट स्टडीज कहते थे, वो बंद हो गया। बिल्कुल वो बंद हो गया। तो अभी आपको क्या लगता है फिर, और चुनौतियां क्या क्या हैं? चुनौतियां ये है, कंटेंट कई बार शिकायत आती है कि अच्छा नहीं है, गलतियां बहुत हैं। वो क्वालिटी जो है, स्टैंडर्ड्स जो कहने वाले को मेरा जवाब ये है, तो क्वालिटी उसमें भी ढूंढ लो, जो कन्वेंशनल में, हमारा में भी ढूंढ लो। हम ये नहीं कह रहे हम सब अच्छे हैं, वो लोग ऐसा नहीं, दोनों को इम्प्रूव करो। तो हम तैयार है, हम तो हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश करेंगे, उसमें कोई ये नहीं। दूसरा जो है, डिस्टेंस एजुकेशन में बहुत सारा जो डायरेक्टरेट्स है ना, करस्पॉन्डेंस इंस्टीट्यूशन डायरेक्टरेट्स, एक जमाने में 250 होता था, आजकल बहुत कम हो गया। कम इसलिए हुआ है, वो अपने आप बंद नहीं किया, वो जो रेगुलेटरी बॉडी होता है, उसका एपेक्स बॉडी है, UGC है आजकल। पहले तो हम इग्नो के साथ थे, इग्नो में डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल रेगुलेट करता था। वो उसको बंद करके इग्नो वालों के ऊपर थोड़ा सा हावी हो गए लोग, तो इग्नो क्या करेंगे, रेगुलेटर हम ले जाए। तो UGC को दे दिया। UGC को दिया। UGC वैसा भी बड़ा है, 1000 यूनिवर्सिटी को संभालना है, 40,000 कॉलेज को संभालना है, भाई उसको तो संभालो। तो उसको साथ साथ इनको भी ले गया। तो यहाँ वहां जाने के बाद वो लोग थोड़ा सा, हम इग्नो में होते थे, सभी को थोड़ा इंटरेक्ट करते थे। डायरेक्टर्स वाला हमारे पास आते, ओपन यूनिवर्सिटी, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज वाला हमारे पास आते, हम डिस्कस करके हमारे जितना हम जानकारी जाते तो उसको मदद करते थे।
वहाँ पे वो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, कोई मदद करने वाला नहीं है, लेकिन वो पॉलिसिंग करेगा। वाह मैडम आपका ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। भाई ठीक तो नहीं है तो करो, बताओ तो क्या, वो क्या बोलेगा। कितना समय हुआ है इसको लिए हुए? ये है 2012 तक हमारे पे साथ थी। अच्छा। तो 12 में वो शिफ्ट हो गए। तो वो ये जाने के बाद ये वाला कम हो गया। वो ये तो पॉलिसिंग कर रहे हैं, वो इम्प्रूव, हम तो इम्प्रूव करने से तो वो सभी आगे बढ़ते। 250 इंस्टीट्यूट से नीचे आके अभी 80 बन गया कुछ। अच्छा। तो कम सर इग्नू का ढांचा किस तरह का है, कैसे कैसे आप वहाँ पर काम करते हैं? हम तो इग्नू तो बड़ी संस्था है, तो काफी अच्छे, तो 86 में एस्टैब्लिश हुई, 85 में, तब से लेके अभी 35-37 इयर्स का काफी अच्छा ग्रोथ है। कितने सब्जेक्ट अभी वहाँ से? बहुत सारा सब्जेक्ट है। स्कूल ऑफ साइंसेस 21 एकेडमिक स्कूल्स है। स्कूल ऑफ साइंसेस, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज, इंग्लिश, स्कूल ऑफ एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, जनरल स्टडीज, एग्रीकल्चर, लॉ, रूरल, सब कुछ है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेस, सब कुछ है। तो इतने ये स्कूल्स में ऑल डिसिप्लिन से अलावा 40 से ऊपर सब्जेक्ट्स है, 40-45 सब्जेक्ट्स है। तो हमारा प्रोग्राम्स में जो नंबर है, क्योंकि बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो जब तक इतने फैकल्टी को सभी प्रोग्राम डेवलप करना पड़ता है, सभी डेवलप। क्या ऐसा भी होता है कि दूरस्थ विद्यालय परंपरागत भी साथ साथ में शुरू करें? इग्नू में एक जमाने में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, रेगुलर क्लासेस भी शुरू किए थे एक वाइस चांसलर साहब के जमाने में। तो काफी कंट्रोवर्सी हो गया था, कुछ लोग यूनिवर्सिटी में रेसिस्ट भी किए थे, तो लेकिन बट सक्सेस नहीं हुआ। कुलपति का जब आदेश था तो शुरू कर दिया। सभी लोग नहीं किया, कुछ लोग किया, कुछ लोग नहीं किया। तो जो किया है वो भी वो वाइस चांसलर चले जाते वो बंद करना पड़ा। अच्छा, क्योंकि बच्चों के बैठने के लिए शायद जगह नहीं होगी या जगह। वो एक्चुअली जो सिद्धांत है ओपन यूनिवर्सिटी का, उसके अगेंस्ट है। वो दोनों वो साथ साथ चलने का मुश्किल है। वो कॉन्ट्रडिक्शन से मैं नहीं कहूँगा, चलना भी मुश्किल है, क्योंकि एक कॉलेज में क्लास चलाना है तो आपसे पास 10-15 टीचर्स की जरूरत है एक सब्जेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे जो है एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम है हमारा यूनिवर्सिटी में 4+2+1 6-7 होते। वो 6-7 टीचर्स, एक पॉलिटिकल साइंस का हो, हिस्ट्री का हो, सोशियोलॉजी का, वो अपना ओडीएल प्रोग्राम में करते करते बीए ओडीएल, एमए ओडीएल और डिप्लोमास करते, उसके पास ये टाइम नहीं रहेगा वो क्लासेस भी पढ़ा है। वो उस ढंग से ये वो सिद्धांत उसमें आगे सफल नहीं हो पाया। जी। तो वो क्रिटिसिज्म भी था, वो बंद भी हो गया। जी सर, चलते चलते क्या ये ट्रेनिंग आपने यहाँ के प्रोफेसर्स को भी दी है, क्या बताया उनको, क्या नुस्खे आपने दिए? वो एक्चुअली ये नए ज्वाइन कर लिए, अच्छे वेरी ब्राइट एक्सपीरियंस रहे, काफी लोग एक्सपीरियंस कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा के आ रहे थे। तो लेकिन उनका जो क्लासरूम एक्सपीरियंस है उससे कुछ काम पे तो जरूर आएगा, लेकिन यहाँ जो ओपन यूनिवर्सिटी मुक्त विश्वविद्यालय की जो जरूरत है वो थोड़ा सीखना पड़ेगा। वो अगर बाई प्रैक्टिस करते करते भी सीख सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लंबा ले लेगा। तो इसकी वजह से जो वाइस चांसलर साहब ने यूनिवर्सिटी में ये सोचा, भाई स्टार्ट इग्नू से थोड़ा ट्रेनिंग ले। वो थोड़ा मैंडेटरी भी इस बार हो गया। आज यूजीसी में जो अभी विजिट पे आएंगे तो वो भी देखे भाई ट्रेनिंग कहाँ हुआ, कैसा हुआ। तो वो ये लोगों को टाइमली, ये जो बहुत टाइमली है, वो जो अभी ज्वाइन किया वो ट्रेनिंग के साथ साथ काम भी वो लोग शुरू कर सकते हैं। तो उस ढंग से हम ओपन यूनिवर्सिटी में हर एक सब्जेक्ट में उनका अपना प्रोग्राम कैसा विजुलाइज करेगा, नए नए प्रोग्राम्स कैसा विजुलाइज करेगा, उस प्रोग्राम को कैसे डिज़ाइन करेंगे, मटेरियल कैसे डेवलप हो जाएगा। आजकल टेक्नोलॉजी की परंपरा चल रहा है तो उसमें टेक्नोलॉजी के साथ कैसा जोड़ जाएंगे, ये सारा हम उनको सिखाया। सर, दूरस्थ और मुक्त विश्वविद्यालय के लिए जो ऑडियो और वीडियो प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे यहाँ पर रेडियो डिपार्टमेंट है, वीडियो डिपार्टमेंट है, ये कितना जरूरी है? ये एक्चुअली आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ा है देश में। आजकल अभी वो पैंडेमिक का टाइम पे आपने देखा पूरा स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब बंद है, तो सभी लोग वेबिनारों की पूरी बाढ़ आ गई, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया। भाई जो नन्हे मुन्ने बच्चों को ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे, भाई एक क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे ऑनलाइन कितना सुनेगा, वो तो सो गया ऑनलाइन के साथ, वो मम्मी सुन रही थी। तो ऐसा क्या बात है, ये अच्छा एक व्यंग है। तो सर, वीडियो आपको लगता है कि बहुत कारगर है ओपन डिस्टेंस? ये टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट से, सपोज ऐसा राज्य है उत्तराखंड,
वो राज्य बहुत ही कठिन, दुर्गम है, दूरस्थ है, पहाड़ी इलाका है। तो नेचुरली उसमें पहुंचना है तो आपका मटेरियल के साथ साथ रेडियो हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, वो सारा पहुंच पाए। कम से कम स्टूडेंट को एक माध्यम से नहीं होता है, दूसरा माध्यम से पहुंच जाए। उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत। सर इग्नू इस लिहाज से कहाँ है अभी? टेक्नोलॉजी में चैनल भी है ये सब? इग्नू के हमारा अपने चैनल है, ज्ञान दर्शन है, ज्ञानवाणी रेडियो है, ज्ञान दर्शन वीडियो चैनल है। सर ज्ञानवाणी जो रेडियो है वो किस तरह का रेडियो है? क्या वो कम्युनिटी रेडियो है? कम्युनिटी रेडियो नहीं है, वो हमने 40-50 स्टेशन है ऑल ओवर इंडिया, FM स्टेशन कहते हैं उनको। तो वो स्टेशन के बेस पे उसके इलाका में 50 किलोमीटर के अंतर्गत जो है फ्रीक्वेंसी वो स्प्रेड करते हैं इन्फॉर्मेशन। उसको हम रेडियो में सुन पाएंगे? रेडियो टीवी में भी सुन पाएंगे? टीवी में जो रेडियो का जो सेटअप है शायद वो लिंक होगा, मेरे को आइडिया नहीं। प्रसार भारती से एफिलिएटेड होते हैं? अब तो हमने इंडिपेंडेंटली शुरू कर दिया। अच्छा। शुरू में तो प्रसार भारती का परमिशन या उनके कोलैबोरेशन के साथ, लेकिन अभी वो लाइसेंस वगैरह दिए है। तो ज्ञानवाणी रेडियो है, ज्ञान दर्शन टीवी चैनल है। ये क्या कितने घंटे चलता है ज्ञान दर्शन? वो एक्चुअली वो टाइमिंग्स है वैसा भी 5 घंटा 6 घंटा पर डे। वो उसमें कुछ लाइव है, कुछ रिकॉर्डेड है। वो चलता रहेगा, चलता रहता है। और ज्ञानवाणी का पर्टिकुलरली जो फैकल्टी है तो हाफ एन आवर 1 घंटा का चैनल लेते हैं। ऐसा हम दोनों बात कर रहे थे, हम जाके बैठते हैं, स्टूडेंट्स को कुछ सवाल आता है, उस सब सवाल जवाब को भी वो इंटरेक्ट करते रहते काफ़ी। वो बच्चे तो वो एकेडमिक क्वेश्चंस के ज़्यादा वो ऑपरेशनल प्रोफेसर, मेरे को मटेरियल नहीं मिला है, मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा है, तो वो ऐसा हो तो होता है। बट लेकिन है वो भी एड्रेस करना। कितने हजार स्टूडेंट अभी जुड़े हैं इग्नू में? तो अभी हर एक साल हम 2 साइकिल में बच्चों को लेते हैं, जनवरी साइकिल एडमिशन और जुलाई साइकिल में, दोनों मिला के आसपास 6 लाख से ऊपर होता है। अच्छा। कभी कभी 7 लाख तक पहुंच जाता है। लेकिन इतना बड़ा संस्था है। टास्क भी रखते हैं कि इतना पहुंचाना है? हाँ बिल्कुल रखते हैं। अच्छा। क्योंकि आजकल हम तो गवर्नमेंट से पैसा नहीं आती है, हम पूरा पैसा जो जितना खर्च होता है हम वो जनरेट करना पड़ता है। खुद करना पड़ता है। सपोज जितने बड़े पैमाने पे स्टाफ है, टीचर्स है, सारा खुद से करते हैं। अच्छा। वो पहले तो गवर्नमेंट देती थी मिनिस्ट्री, अब तो एक सेल्फ सफिशिएंट बन जाओ। तो उसका असर फिर फीस पर भी पड़ा होगा? फीस पर भी थोड़ा बहुत पड़ता है। बढ़ गई होगी। इग्नू के ये है, पहले तो बहुत सारा डिमांडिंग प्रोग्राम्स है, तो MBA वगैरह हो, BEd MAd वगैरह हो, और कंप्यूटर्स प्रोग्राम काफ़ी डिमांड होते थे 10-15 साल। तो हमारा जितना पैसा भी उसमें से आते थे। लेकिन ग्रेजुअली MBA प्रोग्राम सभी साल शुरू किया है, तो उसमें वो जब रेगुलर मोड में लोग ज़्यादा करते हैं, पसंद करते हैं। रेगुलर भी इवन उसमें भी जाए। अच्छा। लेकिन वो जो सारा इंस्टीट्यूट शुरू हो गया तो तुम्हारा ऊपर थोड़ा सा प्रभाव हो जाता है। तो वो जब एनरोलमेंट डाउन हो गया तो फीस भी कम हो जाता है। आजकल यूनिवर्सिटी का है भाई, तुम रिसोर्स जनरेट करो, अच्छा प्रोग्राम डेवलप करो, चल रहा है वो चिंतन। जल्दी क्या संदेश देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के, लर्नर्स के लिए या लर्नर्स का ये आप लोग ये मत समझे, हर कोई कहेगा आप डिस्टेंस एजुकेशन में कर रहे हो तो 2nd स्टैंडर्ड कर रहे हो, वो बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं। आपका मटेरियल पहुंच जा रहा है, वो आप यूनिवर्सिटी में साथ आप संबंध बना रखे, तो जो आपका जो डाउट्स वगैरह है आप स्टडी सेंटर में हो या हेडक्वार्टर में तो आके डिस्कस करो। तो ये है वो कन्वेंशनल रेगुलर कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, या उच्च शिक्षा जो दूर शिक्षा का यूनिवर्सिटी हो, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हो, कोई फ़र्क नहीं है। अल्टीमेटली जो बच्चा मेहनत करता है वो सक्सेस हो जाता है। बिल्कुल बस यही है जी। तो प्रोफेसर CRK मूर्ति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ इतना अपनी बातें साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू। दोस्तों, अब इस कार्यक्रम को अंत तक सुनने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ। अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।